नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव नतीजे आने के बाद मुझे तरह तरह की बहुत अच्छी सलाह मिली और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां मिली। तो मुझे लगा आज इन बातों को शेयर किया जाए आपसे कि रिजल्ट आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है। पहला बदलाव ये हुआ है कि मेरे को महसूस हुआ कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो मुसलमानों की बात करेगा वो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मैं कुछ पत्रकारों को, सीनियर हैं, मैं उनको सेकुलर मानता था, उनका फ़ोन भी आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की गलती हुई कि एक मैसेज चला गया कि मुसलमान सब उनकी तरफ हैं, इसलिए हिंदू वोट एक तरफ हो गए। तो मैंने कहा इसका क्या भविष्य में उपाय है। और ये पहला चुनाव था जब अखिलेश यादव खुल के मुसलमानों के पक्ष में बोले भी नहीं। वो गए, कई जगह मंदिर गए, कई ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उन्होंने फरसा तक उठाया, परशुराम मंदिर में गए, हनुमानगढ़ी में गए, दर्शन किए, तमाम मंदिरों में गए। किसी भी जगह पे उन्होंने मुसलमान नेता को तरजीह नहीं दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जैसा बड़ा नेता एक बार नाराज होकर चला गया, लोगों ने कहा यह गलत फैसला हो गया, लेकिन अखिलेश यादव चाहते थे कि हिंदू मुसलमान के पीछे पे वो पिट जाएंगे। तब भी ऐसी बातें की जा रही हैं। तो क्या क्या चाहते हैं? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे देश में कि अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो आप सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो क्या इस देश के राजनेताओं को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अब मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए? इस देश के राजनेताओं को, इस देश के सेकुलर लोगों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को और इस देश के हिम्मत वाले लोगों को क्या ऐसे वक्त में मुसलमानों का साथ छोड़ देना चाहिए? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नीति में चेंज करेगी। प्रधानमंत्री हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। मैं देख रहा था कि कुछ इलाकों में मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, उनको, प्रधानमंत्री को विश्वास किया है। 3 तलाक मामला हो गया, महिला शिक्षा के मामले हो गया, मुसलमान आए हैं क्योंकि मुसलमानों की बुनियादी समस्याओं को किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुसलमान की समस्या आतंकवाद नहीं है, मुसलमान की समस्या उसका अशिक्षित होना है, उसका पढ़ा लिखा ना होना है, उसका वोट बैंक समझना है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस लाइन पे काम करेगी कि मुसलमानों को शिक्षित करो, तो मुझे यकीन है कि मुसलमानों को जो वोट बैंक समझ रहे हैं उनमें भी चेंज आएगा। मुझे अच्छा लगा जब योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के आखिरी दिन कहा कि मैं मुसलमानों को प्यार करता हूं, वे भी मुझसे प्यार करते हैं। ये बीजेपी की लाइन परेशान करेगी, ये सपा को परेशान करेगी, कांग्रेस को परेशान करेगी, आपको परेशान करेगी। इस वोट बैंक को तोड़ना है। बीजेपी इस वोट बैंक को तोड़ देगी तो और कामयाब होगी। उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मुसलमानों के अलावा पिछड़ी और दलित जातियों की गोलबंदी करेगी तो और मजबूत करेगी। समाज में आप प्यार के साथ जातियों को जोड़िए ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव होगा इस बार। इस देश में हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या इस देश की चौथाई के लगभग जनसंख्या को केवल इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके साथ खड़े होने से आपको सत्ता नहीं मिलेगी? और इस देश की 1/4 जनता को मन में आपको ये एहसास जगा देना चाहिए कि तुम इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो। कोई तुम्हें आतंकित कर सकता है, कोई तुम्हें डरा सकता है। और इस देश की 1/4 जनता के मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ी पार्टी, कोई भी हिम्मत वाला आदमी है उसके साथ खड़े होने को नहीं बचा है। सब डर गए हैं सत्ता से। मुझे भी ये राय दी गई, मुझसे भी कहा गया, मुझसे कहा गया कि तुमने चुनाव में, तुम्हारे वीडियो एग्जिट पोल कुछ ज्यादा थे, ज्यादा उग्र थे, वो संकेत दे रहे थे कि तुम अखिलेश यादव के पक्ष में हो, वो संदेश दे रहे थे कि तुम बीजेपी के खिलाफ हो। और मुझे सलाह दी गई कि हम तुम्हें ले चलते हैं और योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कराते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री से मिलने में कोई गुरेज नहीं है। इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं क्या इस खौफ के साथ उनसे मिलने जाऊं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था या मैं ऐसा एग्जिट पोल कर रहा था जो बाद में आकलन गलत हो गया, तो मैं क्या अब डर के मारे उनसे मिलने आया हूं? हजूर मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो बराबरी के एहसास से मिलूंगा, इस एहसास के साथ मिलूंगा कि वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यही बात मैं उनकी आंखों में देखना चाहूंगा कि मैं एक सम्मानित पत्रकार हूं। उनके पद की मर्यादा उनके साथ और मेरा सम्मान मेरे साथ। मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरी कमर नहीं झुक पाती। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मैं
अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की, हर उस शोषित आदमी की बात करने से नहीं रोक पाता। तमाम मित्रों ने समझाया कि मैं कुछ दिन शांत हो जाऊं। मुझे समझा रहे हैं लोग, क्यों, मैंने क्या सा गुनाह किया है? एक एग्जिट पोल किया जो गलत साबित हो गया। मैंने कहा कि मेरा आकलन में गलती हुई, क्योंकि गलती इसलिए कि मैं जहां जा रहा था मुझे बहुत बड़ी भीड़ बोल रही थी, मैं रैलियां देख रहा था, उसमें बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी। और गलत क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट प्रतिशत बढ़ा है उससे कई गुना वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। तो मैं क्या मानूं कि अखिलेश यादव फाइट में नहीं थे? समाजवादी पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उसका। किसको समझ में नहीं आया कि मायावती का गेम प्लान क्या था? कि मैं ये बात ना बोलूं, ये बात इसलिए ना बोलूं क्योंकि अब सत्ता फिर से बीजेपी के हाथ में है और मुझे फिर से वो परेशानियां होंगी जो मैंने पिछले 5 साल में झेली है। तो मैं हमेशा बोलूंगा, मैं फिर बोलूंगा, मुझे जहां जहां किसी अल्पसंख्यक के संग, दलित के संग, पिछड़ों के संग कहीं पे भी मुझे अन्याय होगा तो मैं बोलूंगा। मेरी जबान, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रह सकता, मुझे बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं इसके बहुत खतरनाक नतीजे होते हैं, मैं जानता हूं इसकी बहुत बड़ी परेशानी होती है। और लोगों ने, कुछ अफसरों ने मुख्यमंत्री को यह गुमराह कर दिया, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के संग दावा कर सकता हूं कि उनके कार्यकाल में 5 सालों में सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि मेरे अखबार का फ्रंट पेज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से छपा है। बहुत बहुत बढ़िया छापा है मैंने योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन काम भी बहुत बढ़िया छापे, फिर छापूंगा, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे। शाम का बड़ा पॉपुलर अखबार है 4 PM लखनऊ का। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा छपेगा, लेकिन आप गलत काम करेंगे, आपकी सरकार के अफसर गलत काम करेंगे, वो मैं ना छापूं, ये संभव नहीं होगा। और मुसलमान क्या करें? एक मुश्त वोट दिया उन्होंने अखिलेश यादव को। पहली बार उन्होंने समूह में इकट्ठे होकर वोट नहीं दिया। कहीं आपको टोपी नजर नहीं आई, कहीं आपको बुर्के वाली औरतें नजर नहीं आई, तब भी बड़ा वोट उनको गया। ओबीसी का खेल सामने आ रहा है कि ओबीसी ने कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। सपा के लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा से मिल गई इसलिए हम हार गए। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। अगर भाजपा इतनी एक्सपर्ट थी कि वो दलितों को अपने साथ ला सकती थी तो ये कोशिशें समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव की टीम ने गलती करी। अब इस बात को रोने से कोई मतलब नहीं है कि हमारे बहुत संख्या में बूथों में हमारे वोट कट गए, यादवों के नाम काट दिए गए, मुसलमानों के नाम काट दिए गए। तो आप क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 महीने से पहले से पन्ना बूथ के रूप में वोटिंग स्थल पर मौजूद था, तो आपका कार्यकर्ता क्यों मौजूद नहीं था? ये सवाल है, मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी से भी पूछूंगा। और मैं उन चाटुकार लोगों को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुझसे ज्यादा उस सरकार के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल ही अपना चैनल बंद कर दूंगा। दावा कर रहा हूं अपने सब दर्शकों से। मैंने फेसबुक पे भी लिखा है कि मेरा टोन, मेरी आत्मा, मेरा व्यवहार हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहता है, क्योंकि मैंने पत्रकारिता सीखी थी। मुझसे कहा गया था पत्रकार का काम विपक्ष का होता है। सरकार जो अच्छा काम कर रही होती है वो विज्ञापन होता है, वो करना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने जो नहीं कर रही वो पत्रकार को बताना चाहिए। अफसोस जो बताते हैं उनको परेशान किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ को भी अपनी सेकंड पारी में, पार्ट 2 में यह बात समझ में जरूर आ गया होगा कि उन्होंने पार्ट 1 में गलती कहां करी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उनको लंबी पारी खेलनी है, अब देश उनको अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनके नाम की चर्चा करने लगा है, तो इनको ये समझना चाहिए ये ब्यूरोक्रेट ये किसी के नहीं होते। ये पिछले 15 दिन में, 20 दिन में अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर चुके। इंटेलिजेंस आपके पास में, मालूम कर लीजिए वो कौन ब्यूरोक्रेट थे जो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि नई हुकूमत आने वाली है तो वो उनकी भी चरणबंद ना कर दे। मैं मानता हूं मेरा आकलन गलत हुआ, लेकिन क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जो दिल्ली में कह रहे थे, दिल्ली में बैठ के कह रहे थे, दिल्ली के पत्रकार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला है, जिस जगह रहते हैं वहां पे कह रहे थे, चैनल दिखा रहे थे कड़ा मुकाबला है और बीजेपी को 3 सीटें आई थी, क्या मेरा एग्जिट पोल उससे भी खराब था? मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली के वो बड़े पत्रकार जो रातों रात बदल गए और मेरे एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं,
क्या मेरा उस एग्जिट पोल उससे खराब था जो लोग कह रहे थे दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला है और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी? अगली बार भी ये हुआ था, बंगाल में भी ये हुआ था, पंजाब में भी इस बार ये हुआ था। ऐसा नहीं है। आप एक एक्सपर्ट टीम हैं, आप एक नैरेटिव बनाने वाले टीम है, आप चाहते हैं लोग उसमें फंसें। आप ये नैरेटिव इसलिए बनाना चाहते हैं कि इस मुल्क के राजनेता मुसलमानों की बात करना बंद कर दें। और बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा से तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की है, वो हिंदुओं को समझाएं कि मुसलमान अछूत नहीं है, सारे हिंदू उस विचारधारा के नहीं है। देश में सैकड़ों हिंदू हैं, उनको समझाएं कि ये देश तभी बनेगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई होंगे। आप इस नैरेटिव में बह जाएंगे, आप मुसलमानों से बात करने से डरेंगे, तो ये देश एक खतरनाक मोड़ पे चला जाएगा। लड़िए, जरूर लड़िए, विचारधारा से लड़िए। अगर आप लगता है कि गलत हो रहा है, बोलिए। आवाजें बंद नहीं की जाती। और यूपी के ये आईएएस अफसर तो इतने काबिल थे कि वो अखिलेश यादव के कपड़े सिलने वाले और अखिलेश यादव के बाल काटने वाले लोगों तक पहुंच गए कि कोई तो अखिलेश यादव तक पहुंचा दो। तो लाइन लग गई है। योगी जी, आपको शुभकामनाएं कि आप अगली पारी बहुत अच्छी खेले, आप प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएं, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द कायम करें, प्रदेश में भाईचारा कायम करें, डेवलपमेंट करें। इन सारे सकारात्मक कार्यों में 4 PM की पूरी शुभकामनाएं, पूरा मेरा साथ आपको रहेगा। लेकिन जहां सरकार के अफसर गलत करेंगे, जहां बेईमानी करेंगे, जहां भ्रष्टाचार करेंगे, 4 PM उसको पहले की तरह लिखेगा। मुझे यकीन है इस बार आप अफसरों को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बलिया से लेकर जौनपुर तक, जौनपुर से लेकर नोएडा तक किसी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। लोकतंत्र की आवाजें जिंदा रहनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग स्वर होता है, उसको सकारात्मक भाव से लेना चाहिए। और मैं कम से कम इस ख्याल का तो जरूर हूं कि पत्रकार हो तो अपनी आवाज जरूर बोलना चाहिए, बहुत बहुत बुलंदी के संग बोलना चाहिए। और मुझे वो लास्ट में मैं वो शेयर कहूंगा, अगर पल भर को मैं बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। 4 PM उसी तेवर की पत्रकारिता करता रहेगा जिस तेवर की आप अभी तक देखते आए हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारा टाइटल है जिद सच की, हम जिद सच पे लगे रहेंगे। जो अंजाम होगा वो भुगतेंगे, पहले भुगता है फिर भुगतेंगे, मगर सच की आवाज बन के सीना तान के खड़े रहेंगे। क्योंकि इस देश की लोकतंत्र को, इस देश की आस्था को बचाने में जो जिनकी ड्यूटी होती है, उसमें एक मैं भी शामिल होता हूं। जय हिंद, जय भारत।